हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार। आज हम आपके सामने क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शंस के बारे में कुछ आपसे टॉपिक करेंगे। और बच्चों इसे बड़ा ध्यान से देखें ताकि आपको आगे चैप्टर्स करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स का नाम है। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? कोई भी एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी दूसरे पॉइंट्स पर जाके रुके। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब हम एक शॉर्टेस्ट लाइंस भी बोल सकते हैं इसको। शॉर्टेस्ट का मतलब क्योंकि अगर हम कोई और पॉइंट से उसको निकालते हैं, देखिए अदरवाइज उसके अलावा सारी लाइनें आपको लंबी या दूर डायरेक्शन से लेके जा सकती हैं। इसीलिए स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशंस बनी वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी लाइन को स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। तो इसको हम जैसे कि बच्चों P एंड Q के नाम से डिनोट कर सकते हैं। S1 Y1 इसके दो पॉइंट्स रहे होंगे, ऐसे ही Q के भी दो पॉइंट्स रहे होंगे X2 एंड Y2। इसी प्रकार अब हम आपको बताते हैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला एक यूज होता है जो कि क्लास 10th में आपने पहले पढ़ा भी है। PQ की फॉर्म में अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को अगर हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y की पावर स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूले के अंदर हमें दो रेशोज गिवन होते हैं, दोनों बीच के, एक लाइन के बीच के दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। और अगर हमें उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1, यानी कि दो में से x के दो में से m के साथ उसका रेशोज डाल देंगे और n के साथ x1 का कर देंगे और m+1, जैसे कि आपकी बुक्स में भी गिवन होगा। ये फॉर्मूला देख लेना बच्चों। उसके बाद है किसी भी लाइन के बीच के पॉइंट्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अब भी आप जैसे कि समझ रहे हो बेटा कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा। मिड पॉइंट का मतलब होगा कि जो m और n है वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि मिड पॉइंट तभी बनता है किसी भी लाइन का जब बिल्कुल ठीक बीच में कोई पॉइंट्स आता है। तो मिड पॉइंट हमारा तब माना जाता है जब वो दोनों इक्वल हो, यानी कि ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो, यानी कि mn इज इक्वल होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 की अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 की अपॉन में 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट है। और उसके बाद आते हैं हम, आप पढ़ते हैं कि अगर मान लो किसी एक ट्राइंगल्स में आपको कोई चीज निकालनी होती है। ट्राइंगल्स का मतलब है कि ट्राइंगल्स के शेप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मान लेते हैं ए हमारा एक पॉइंट है जो गिवन है और एक बी है और एक सी है। तो क्या करोगे, 1/2 उसका हाफ लिख के x1 में से x1 लिख के y2 में से y3 को माइनस कर देंगे, फिर प्लस x2 में से y3 में से y1 को माइनस कर देंगे, फिर प्लस x3 में से y1 और फिर y2 को माइनस कर देंगे। इससे हम अपने ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो जो बच्चों मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ाया है, ये सारी चीज अभी तक क्लास 10th की थी। अब आते हैं थोड़ा क्लास 11th के लेवल पर। इसमें आता है एक स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? किसी भी लाइन पर एक इंक्लाइन लाइन खींच दो तो इसको हम स्लोप ऑफ अ लाइन बोल सकते हैं, इंक्लाइन लाइंस को। इसके बीच में एक एंगल बनता है थीटा। तो बेटा ये थीटा है। अगर इसके अपोजिट में जाएंगे तो 180 में से माइनस थीटा कर दो तो वो हमारा दूसरे साइड्स का एंगल बनता है। इसमें हम एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 और y1, Q के मान लेते हैं x2 एंड y2। तो अगर इसी में आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है, अगर थीटा से निकालनी है तो tan थीटा, और स्लोप्स को हम डिनोट करते हैं m के नाम से। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, जैसे कि अभी आपको पता चलता रहेगा। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x नोट, ये बात याद रखना है बेटा कि अगर एक लाइन पर x एक्सिस पैरेलल है तो x एक्सिस हमेशा 0 होता है, और स्लोप ऑफ लाइन अगर पैरेलल है y एक्सिस के तो उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। आ रहा है बच्चों समझ में? उसके बाद हम आते हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? लेट भी हम मान लेते हैं कि दो लाइनें पैरेलल है, एक L1 है और एक L2 है, उसका स्लोप M1 और M2 मान लेते हैं। तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि देखो जो चीजें पैरेलल होती हैं तो अगर उसके जो स्लोप मान लो ये दो, इसका स्लोप 2 है तो M2 भी 2 ही होगा, यानी कि पैरेलल लाइन पर M1 और M2 बराबर होते हैं। अब आ जाते हैं, दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है
तो परपेंडिकुलर्स में क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन होती है, यानी कि इसको हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो L1, एक लाइन L1 और एक L2 होता है। अगर आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन पर एक लाइन डाल, लाइन 1 एंड लाइन 2, एक M1 M2 दोनों के हम स्लोप्स के बारे में जानते हैं tan थीटा, उससे हम एक M1 और M2 के स्लोप्स निकालें तो हम दोनों बीच के एंगल्स के बारे में जान पाएंगे। उसके बाद आता है बेटा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी पॉइंट्स किसको बोलते हैं? जब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स बराबर आ जाएं तो उसको हम कोलिनियरिटी पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि इन दोनों के स्लोप, यानी कि ए बी का स्लोप बराबर हो बी सी के स्लोप के, तो उसको कोलिनियरिटी पॉइंट्स बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। वन पॉइंट स्लोप फ्रॉम, यानी कि एक पॉइंट अगर स्लोप पर निकालना होता है एक पॉइंट के हिसाब से तो क्या फॉर्मूला लगेगा? तो यानी कि एक लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा y1 माइनस y1 एंड mx माइनस x1। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा वन पॉइंट स्लोप का निकालने का। इसी प्रकार अगर आपको 2 पॉइंट स्लोप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम डालेंगे। आपने ये फॉर्मूला भी 1 पॉइंट्स में पढ़ा है। तो m को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी आप लोगों ने पीछे देखा ही है कि m को हम y2 माइनस y1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो m की जगह पर हमने y2 माइनस y1 लिख दिया है। तो इसमें आप अपना फॉर्मूला पुट करना इक्वेशंस निकालने के लिए, अगर दो लाइन के स्लोप्स में इक्वेशंस निकालनी है। उसके बाद आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x के नीचे वाली जो फॉर्म लिखी होती है वो x का इंटरसेप्ट होता है और y के नीचे जो लिखा होता है वो y का इंटरसेप्ट होता है। यानी कि x पॉइंट पर आपका a होगा और y 0 होगा, और y पर x 0 होगा और y b होगा। लेट भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर किसी चीज को निकालते हो x बटे a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y एक्सिस पर अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर इसी चीज को आप x इंटरसेप्ट स्लोप पर निकालते हो तो फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस c। अब आ जाते हैं बेटा पैरेलल लाइन पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस पर हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है तो दो पैरेलल लाइन का मतलब आपको बताइए मैंने, L1 बराबर L2 होता है, तो यानी कि एक स्लोप दूसरे स्लोप के बराबर होगी। तो L1 की एक इक्वेशंस हमारे पास लेट भी मान लेते हैं कि एक इक्वेशंस गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, और दूसरे की मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c2। तो डिस्टेंस निकालने का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c1 में से c2 को माइनस करके अंडर रूट कर दो 1 प्लस m का स्क्वायर। इससे आप दो लाइनों के बीच की, दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो इजीली। उसके बाद आपका बेटा दूसरा आता है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर अगर वो चीज हो और एक इक्वेशंस आपके पास गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें आपके पास एक चीज होगी, एक लाइन की इक्वेशंस गिवन होगी और एक पॉइंट्स गिवन होगा। उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ax1 प्लस by1 प्लस c एंड अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या करना होता है बेटा? इसका इस्तेमाल होता है अक्सर नॉर्मल फॉर्म्स को निकालने के लिए। आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में हमें x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p। P इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना हमेशा बच्चों कि P इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं निकाल सकते। और बीटा यानी कि बीटा इज ऑलवेज सेम, यानी कि अगर x cos की वैल्यू अगर 60 है तो साइन की वैल्यू भी 60 ही होगी, यानी कि थीटा यानी कि बीटा हमारा हमेशा ऑलवेज सेम रहेगा। ये सेम हमें करना होगा, बाकी आपको जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आई होप यू मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद।